वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। आप इसे NLM भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एंड थ्योरी भी करते रहेंगे, ठीक है। सो ये आपका एक पूरा ही एक टाइप से बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेक्चर आपका कंप्लीट होगा। सो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये फोर्स क्या होता है। अब देखो, फोर्स हमारे आउटसाइड द न्यूक्लियस जो मास इंटरेक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं जो चार्ज इंटरेक्शन है, वो होता है आपका फोर्स। मास और मास के बीच में, एक मास और एक दूसरे मास के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इज़ योर फोर्स। एंड जो चार्ज के बीच में एक इंटरेक्शन है, दैट इज़ योर फोर्स, ठीक है। किस टाइप के फोर्स? जैसे कि आपके मास इंटरेक्शन में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है Gm1m2/r²। एंड r क्या है यहाँ पर हमारा? डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है kQ1Q2/r²। तो r यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू, यहाँ पर मासेस एंड यहाँ पर चार्जेस, ठीक है। अब देखो, फिजिकल चेंज ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का फिजिकल चेंज कैसे होगा? फिजिकल चेंज ऑफ अ बॉडी, तो फिजिकल चेंज या तो कोई भी एक बॉडी रेस्ट पर हो सकती है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो। दूसरा, या तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। नाउ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज कांस्टेंट। एंड जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, दैट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन भी हमारा उस टाइम पर 0 हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन जब 0 है तो नेट फोर्स, मैंने गौर करिएगा, नेट फोर्स बोला है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। फोर्स, ये फोर्स तो आपको पता ही होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा एंड फोर्स हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है उसकी फिजिकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब जस्ट यही है कि एक्सटर्नल फोर्स हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए, अगर हमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी है कि मतलब कोई भी अगर अपोजिट कोई भी चीज़ उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे तो वो उस चीज़ को अपोज करे। मतलब बेसिकली मैं देसी भाषा में कहूँ तो इनर्शिया क्या है? जैसे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हूँ, तो मैं क्या चाहूँगी? मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहूँ, बस चलती ही रहूँ। तो वहाँ पर मैं अपनी ही स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, बट कोई अपोजिट में, मेरे अगेंस्ट में, जैसे किसी भी, आप इमेजिन करो कि मैंने एक बॉल को रोल कर दिया, ठीक है। एंड अब उस बॉल को तो चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करे, कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये कॉन्स्टेंटली चलता ही रहे, ज़िंदगी भर चलता रहे। बट इसे ये कहीं ना कहीं जाकर ये जो बॉल है कहीं ना कहीं रुक जाती है। क्यों? किस वजह से? इसके अपोजिट में, बिकॉज इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है। जैसे यहाँ पर ये बॉल क्यों रुकी है? ये फ्रिक्शन की वजह से रुकी है, या फिर आप कह सकते हैं कि विंड स्पीड की वजह से, हवा की वजह से ये रुक चुकी है। तो कुछ ना कुछ आपके पास रीज़न होगा कि ये क्यों रुकी है। सो इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it tries to maintain its state, या फिर आप कह सकते हैं टू अपोज द चेंज
इन इट्स स्टेट। ठीक है, यस। सो नाउ कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं आपके? हमारे 3 टाइप के इनर्शिया है। इनर्शिया कितने हैं? 3 टाइप के इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो क्या चाहेगा कि मैं हमेशा रेस्ट पर ही रहूं, बट कोई ना कोई आपने फोर्स लगाई, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगी एंड वो मोशन में आ गया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहना चाहता है, वो चलते रहना चाहता है, बट कभी ना कभी वो रुक जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स विच कुड बी अ फ्रिक्शन और द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो आपकी ये स्टेट कैसे चेंज होती है, चेंज इन स्टेट कैसे है? चेंज इन स्टेट किस टाइप से हो सकता है? कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट एंड अपोज इन चेंज इन स्टेट। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट, आपकी स्टेट में जो चेंज हुई है उसका कारण क्या है? वो है फोर्स एंड अपोज द चेंज इन स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट में है अपोज कौन कर रहा है, मतलब उस चीज को, इनर्शिया। ठीक है, ये आपको 2 मेन चीजें याद रखनी है चेंज इन स्टेट के अंदर। ठीक है, यस। नाउ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या है? इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इनर्शिया है ना हमारा, जो ये इनर्शिया वर्ड सुन रहे हैं, ये जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ऑब्जेक्ट के मास के। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड ये यूनिटलेस है एंड डायमेंशनलेस है। ठीक है, एंड ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एंड ये मेजरेबल तो नहीं है बट ये कंपेरेबल है, मतलब हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है, कंपेयर कर सकते हैं बट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ है मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमेशा हमेशा वैलिड होगा, हर जगह वैलिड होगा। तो कुछ समझदार बच्चे समझ भी गए होंगे यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वो हर जगह इन द होल यूनिवर्स ये लॉ फॉलो होता है, Gm1m2/r²। ये लेट सपोज मास m1 है, ये m2 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम r कहते हैं एंड ये दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये तो यूनिवर्सल लॉ था, बट कुछ होते हैं कंडीशनल लॉ जो कि किसी वजह से लगते हैं, किसी कंडीशन में ही लगते हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही ये लगते हैं, वैलिड फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। नाउ देखो, सबसे पहला आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने आई होप 10th में पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ क्या था, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय आर। इट मीन्स आपका करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर आपका इफेक्ट क्या है एंड कॉज क्या है। कॉज, सबसे पहले कॉज जानो एंड इफेक्ट जानो। जब आप वोल्टेज हाई करते हैं तो आपके करंट पर इफेक्ट पड़ता है, जब आप वोल्टेज लो करते हैं देन आपके करंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, करंट पर, एंड किसके कारण से, वोल्टेज के कारण से, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से। एंड रेजिस्टेंस तो हमारा फिक्स होता है तो उसका तो कुछ यूज ही नहीं है। एंड इसकी भी क्या कंडीशन है,
ये कंडीशन, ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही चलता है, तो इसकी क्या कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ट्रू है, ओनली ट्रू फॉर कंडक्टर्स, एंड ये लो टेम्परेचर पर ही वैलिड है, हाई टेम्परेचर पर आप इसे वैलिड नहीं कह सकते हैं, सिर्फ ये लो टेम्परेचर पर ही वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये बन गया ना एक कंडीशनल लॉ, ये ओम्स लॉ एक कंडीशनल लॉ है, बिकॉज ये कब कब वैलिड है, ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड होगा एंड आपके लो टेम्परेचर के लिए वैलिड होगा। दूसरा, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम हम कह सकते हैं। तो A हमारा क्या है, इफेक्ट। अगर आप फोर्स ज़्यादा दे दोगे किसी चीज़ को, फोर्स ज़्यादा दे दोगे, देन आपका एक्सेलरेशन उसके पास ज़्यादा आ जाएगी, एंड मास तो आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यस, तो ये F इज इक्वल टू एम ए हो गया। ये दो आपके मैंने कंडीशनल लॉ बताए हैं, एंड आपको मैंने एक बताया है ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि आपका यूनिवर्सल लॉ है। अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो, ये लेट सपोज ये मैंने एक फिगर बनाई, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए मैंने इसे नाम दे दिया, इसे बी। यहाँ पर एक इंसान खड़ा है एंड यहाँ पर भी खड़ा है। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा, जी तो लग ही रहा होगा। मैंने यहाँ पर लेट सपोज इन दोनों को ना एक बराबर जगह पर ले आते हैं। तो मैंने इस लाइन के ऊपर मान लिया है पॉजिटिव, इसके नीचे मान लिया है नेगेटिव। ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस, इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने यहाँ इन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मान लिया है। ठीक है, तो नाउ ग्राउंड से एक आदमी सी और देख रहा है, तो नाउ देखो, अब हमें एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगे? ए की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू जब भी आप कहे तो आप यहीं पर अपने आप को वो मान लो विद रिस्पेक्ट टू मैं ही हूँ, बी मैं हूँ, मैं यहाँ पर जाकर बैठ गई। ठीक है, एंड मुझे ए को देखना है, तो भाई ये तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन मुझे क्या दिखेगी? मतलब ये भी अगर इतनी स्पीड से नीचे ये जा रहा है एंड ये भी सेम स्पीड से जा रहा है, तो नाउ टेल मी बी को ए की स्पीड क्या दिखेगी? सॉरी, एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? ज़ीरो दिखेगा। आप इसे वैसे भी निकाल सकते हो, ए माइनस ए बी इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन की, ए की एक्सेलरेशन क्या है? जी है। देखो, आप बेसिकली क्या करते हैं, आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है। मतलब आप जो इसकी एक्सेलरेशन आप उल्टा करके इसे दे दोगे। ठीक है, तो अब ये बी के रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन आ गई है। ठीक है, सो ये क्या हो गया? जी माइनस जी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस टाइप से मैंने बोला है कि ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ज़ीरो। ठीक है, नाउ टेल मी द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। सी को क्या दिखेगा? अब सी तो रेस्ट पर है यहाँ पर, एंड ये नीचे जी एक्सेलरेशन से आ रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी, दैट इज ए की एक्सेलरेशन ज़ीरो, जी एंड ए एक्सेलरेशन ऑफ सी इज ज़ीरो, तो मेरा क्या आ गया? जी। ठीक है, नाउ देखो, ये आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया है। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें फ्रेम डिपेंडेंट होती है एंड क्या क्या चीज़ें फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। सो फ्रेम डिपेंडेंट क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपके फ्रेम डिपेंडेंट है।
बट फ्रेम इंडिपेंडेंट मास। मास चाहे आप आसमान में देख लो, चाहे स्पेस में जाके देख लो, चाहे धरती के अंदर घुस के देख लो, ज़मीन में जाकर देख लो, मास आपको सेम उतना ही 5 किलो था। चाहे ऊपर आसमान से देखो तब भी 5 किलो ही दिखेगा। टाइम हर जगह सेम रहेगा। फोर्स ऊपर से आप देख रहे हो आसमान से, तो ये बॉक्स पर लेट सपोज मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, तो यहाँ जो आदमी खड़ा है उसे भी 5 न्यूटन ही दिखेगा, यहाँ जो खड़ा है उसे भी 5 न्यूटन ही दिखेगा, सेम दिखेगा। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। एंड चार्ज, ये आपके फ्रेम इंडिपेंडेंट ये 5 क्वांटिटीज मैंने लिख दी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, Gm1m2/r²। ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों है फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। Fe देखो तो K Q1Q2/r², ये दोनों भी क्या है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। नाउ अगर मैं देखूँ A = F/m, सो एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक्सेलरेशन तो आपका फ्रेम डिपेंडेंट है। एंड फोर्स क्या है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। एंड फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए ये सेम होगा, सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, बट एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग ही होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, यस। सो न्यूटन्स लॉज आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर कंडीशनल। इसलिए जो न्यूटन के लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो कंडीशनल है। ठीक है, तो न्यूटन्स के अब हम लॉ पढ़ते हैं। अभी तो ये सिर्फ इंट्रो ही था आपके चैप्टर का। सो नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या है न्यूटन का, इट डिफाइंस फ्रेम फ्रॉम विच सेकेंड लॉ कैन बी अप्लाइड। ये ऐसा फ्रेम डिफाइन करता है जहाँ पर आपका सेकेंड लॉ अप्लाइड है, मतलब आप कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम। सो इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम इज डिफाइंड एज अ फ्रेम वेयर अ बॉडी एक्सपीरियंसिंग नेट फोर्स इज ज़ीरो, मतलब जहाँ पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। सो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर आप कुछ स्टेप वाइज अगर क्वेश्चन को समझेंगे, सो डैट वुड बी मच यूजफुल। सो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको वो बॉडी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। फाइंड अ बॉडी विच एक्सपीरियंस नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दूसरा फाइंड अ फ्रेम फ्रॉम विच द बॉडी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। एक ऐसा फ्रेम फाइंड आउट करो जहाँ पर बॉडी के पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है, मतलब जहाँ बॉडी के पास क्या है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है। फाइंड द फ्रेम ऑफ बॉडी वेयर it has zero acceleration and find a body which experience net force is equal to zero। ठीक है, यस। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने बेसिकली मोटा मोटा क्या देखा है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं इन डीपली। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या है, नेट फोर्स जो है आपका, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन फिर आपका ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज F इज इक्वल टू ma ही होता है। नाउ वेलोसिटी आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो, इट मीन्स आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, नाउ अ बॉडी एट रेस्ट, ये बेसिकली इसके स्टेटमेंट अब मैं बोल रही हूँ।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, मतलब एक बॉडी या तो रेस्ट पर रहेगी या फिर मोशन में रहेगी अंटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. देखो आज मैं अपनी राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ बिकॉज आज हमें कॉन्सेप्ट समझना. तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? जहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है वहाँ आपका सेकंड लॉ लगेगा. मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी with respect to time equals the net external force acting on the body. The rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body with respect to time equals the net external force acting on the body. मतलब आपका जो लीनियर मोमेंटम है किस रेट पर वो चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम equals the net external force acting on the body. हम फॉर्मूला लिखते हैं, then you will get it. तो net external force is equal to the change in linear momentum with respect to time. ठीक है, so dmv by dt. ठीक है, तो मैं इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दूं. एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू, पहले हम m को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो पहले हमने m को डिफ्रेंशिएट किया, m dv बाई dt हो जाएगा प्लस v dm बाई dt हो गया. तो ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, नाउ देखो अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या क्या आपके केसेस बनेंगे. तो अगर आपका मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, देन क्या होगा? एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए. ओनली अप्लाइड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम. ये तभी वैलिड है अगर इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई किया गया होगा, अदरवाइज ये लॉ फेल हो जाएगा. नेक्स्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी. ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी. मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखो मास तो बिकॉज आपका वेरिएबल हो गया है, मास वेरिएबल हो गया है, ये क्वांटिटी अब आपकी बची है. सो एफ एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. ठीक है, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो बॉडी ऑफ द मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा मोमेंटम है, जो हमारा मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एम वी. ठीक है, मोमेंटम डिफाइंस क्वांटिटी ऑफ मोशन. मोमेंटम हमारी क्वांटिटी ऑफ मोशन डिफाइन करता है. एंड इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू द मास ऑफ बॉडी. देखो जैसे कि एक बॉडी है ए जिसका मास है, मास नहीं गिवन है, वो वेलोसिटी है उसके पास 5 मीटर पर सेकेंड. एंड दूसरी एक बॉडी है बी, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. अब तुम इमेजिन करो
यहाँ पर है आपका एक टॉय एंड यहाँ पर है आपका एक ट्रेन, ठीक है। यहाँ कोई आपका टॉय है एंड आपने उसे 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है एंड आपकी ट्रेन आपको 5 मीटर पर सेकेंड से आपके लगी है, तो किससे ज़्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियसली ट्रेन से लगेगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर मास भी आ गया। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब ये अलग अलग बॉडीज़ पर लगते हैं। क्या लगते हैं? ये अलग अलग बॉडीज़ पर लगते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड डायरेक्शन इनके अपोजिट होगी। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का सेम नेचर होता है एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर मिस इंटरप्रेटेड वर्ड्स दैट एक्ट्स साइमल्टेनियसली। आपको क्या लगता है, मतलब एक्शन रिएक्शन वर्ड सुन के आपको क्या लगता है कि पहले एक्शन हो रहा है देन उसके बाद रिएक्शन हो रहा है? आपका ऐसा लगता है, बट ये गलत है, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आपके एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए लोग इन्हें बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं कि एक्शन पहले हो रहा है देन रिएक्शन बाद में हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, साइमल्टेनियसली ही होती है ये दोनों चीज़ें, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो सबको पता होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसे आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। नाउ देखो इम्पल्स क्या है। इम्पल्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आई होप आपको पता है, बिकॉज 4th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इम्पल्स हमारा होता है, इम्पल्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब इम्पल्स की डायरेक्शन इज इक्वल टू दी फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। एफ डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, ठीक है। नाउ इम्पल्स क्या है? इम्पल्स होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज योर इम्पल्स, ठीक है। फोर्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज द इम्पल्स। नाउ इम्पल्स के लिए 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है, अगर जो ये हमारा फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, देन क्या होगा? इम्पल्स इज इक्वल टू, फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा टी इनिशियल से टी फाइनल, सो एफ इज इक्वल टू टी फाइनल इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब एंड फोर्स, अभी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स आपको पता है डी पी बाई डी टी होता है ना, डी पी बाई डी टी, यस। सो इम्पल्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, हमने पढ़ा है फोर्स इंटू डी टी होता है। सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसमें एफ की वैल्यू डी पी बाई डी टी रखी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, मतलब डेल्टा पी। इम्पल्स किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, इट मीन्स एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। एंड इम्पल्स एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, फोर्स एंड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व देगा, दैट वुड बी योर इम्पल्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट हमने पढ़ भी लिया है, ये जो मैंने निकाला है ना, ये आपकी एक थ्योरम थी एंड पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं लगा होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ ली है। वो मैंने इसलिए भी नहीं बताया, नहीं तो थ्योरम का नाम सुन के बच्चे पहले ही डर जाते हैं, यस। तो यही आपकी क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये आपकी डेल्टा पी के इक्वल आ गई। सो नेट इम्पल्स of all the external forces on a body is equal to the change in the linear momentum of the body.
ठीक है, यस। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन में ही ज़्यादा मज़े आते हैं। अ स्प्रिंग लोडेड गन एक्सर्ट्स अ फोर्स, एक स्प्रिंग लोडेड गन है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2T आई कैप ऑन द बुलेट, बुलेट पर लग रहा है। फाइंड इम्पल्स ऑफ द फोर्स इन 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? इम्पल्स निकालना है इन 5 सेकेंड, ठीक है, इम्पल्स हमें निकालना है। सो वी नो डैट इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी इनिशियली क्या होगा 0 एंड फाइनली 5 है। 2T इंटू डी टी एंड 0 to 5, ये कितना हो जाएगा? T²/2, 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया है हमारा 25 न्यूटन सेकेंड आई कैप। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट, द स्पीड दैट बुलेट गेन्स इन 5 सेकेंड। स्पीड क्या होगी? मास ऑफ द बुलेट है 200 ग्राम, सो लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनली क्या, मास तो हमारा सेम ही होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इम्पल्स तो हमने निकाल लिया है 25, ये बेसिकली इम्पल्स के इक्वल है ना, 25 इज इक्वल टू 0.2 kg इंटू वी फाइनल इनिशियली 0 होगा। सो वी फाइनल कितना आ गया है 125 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट इज एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बुलेट इन 5 सेकेंड। एवरेज फोर्स का हमने एक पढ़ा था, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो एफ एवरेज आपको निकालना है, डेल्टा टी मतलब 5 माइनस 0 एंड इम्पल्स हम निकाल चुके हैं 25। सो एफ एवरेज कितना आ गया? साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 5 आ गया है, 5 न्यूटन आई कैप। नाउ अब पढ़ते हैं हम एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? इम्पल्स, ये आपका एक ग्राफ है, ये है 2, 6, 10 एंड 20, यहाँ फोर्स है एंड यहाँ पर आपका टाइम है। इम्पल्स आपको निकालना है, सिंपल है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। हाफ, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इन 2 ट्राइंगल्स का निकाल लो एंड देन रेक्टेंगल का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा डायरेक्ट ही ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये 10, सॉरी आप लगा सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 4 इंटू इसकी हाइट, हाइट है 20, ये रही हाइट 20, तो कितना आ गया 140 न्यूटन सेकेंड। मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखा दूँ। हाफ बेस कितना है 2, हाइट 20 प्लस हाफ बेस 4 इंटू हाइट 20 प्लस 4 इंटू 20, कितना आ गया 60, 60 प्लस 80 140, 60 प्लस 80 140 न्यूटन सेकेंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं एंड इस तरह से भी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, वी आफ्टर 10 सेकेंड आपको बताना है, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, मास है आपका 2 kg। सो आपको पता है I इज इक्वल टू डेल्टा पी, बिकॉज मास एंड वेलोसिटी दी हुई है तो मेरे दिमाग में ये आया कि मोमेंटम हम लगा सकते हैं, एम वी हमें दिया हुआ है। सो मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
सो हमने मोमेंटम तो देखो ये सॉरी इम्पल्स तो हमने निकाल ही लिया था, इम्पल्स ही तो था ये। सो इम्पल्स तो हमने 140, 2 इंटू वी माइनस 2 140, यह आ गया 70। सो वी कितना आ गया 72 मीटर पर सेकेंड, वी कितना आ गया 72 मीटर पर सेकेंड। यस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। Equilibrium of a particle. So a body is said to be in equilibrium if net force acting on the particle is zero. एक बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में तभी कहेंगे जब उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी का मास ज़ीरो नहीं है, सो एम ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो मतलब एक्सेलरेशन को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर कोई मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास कोई भी मास है, 10 किलो का है, 20 किलो का है, बट वो इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है, जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। ठीक है, अब मास तो हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन मतलब उसकी ज़ीरो हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या फिर खुद वेलोसिटी ही ज़ीरो हो, तब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो कब हो सकता है, या तो वेलोसिटी ज़ीरो हो या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। दूसरा केस क्या बन सकता है, एक मासलेस ऑब्जेक्ट के लिए। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स तो हमें पता है ज़ीरो तो हो नहीं है, अब मास भी ज़ीरो हो गया है, मास भी ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन या तो ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ए मे बी, मे और मे नॉट बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम की बात हो गई। हमने जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए पॉइंट्स लिखे थे, स्टेप लिखे थे, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए भी लिखेंगे। एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए हमने क्या स्टेप्स लिखे थे, हमने लिखे थे कि उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, एंड दूसरा हमने लिखा था एक्सेलरेशन उसके इनर्शियल फ्रेम से ज़ीरो होना चाहिए, है ना। नाउ स्टेप्स टू यूज सेकेंड न्यूटन लॉ। तो सबसे पहला उसने स्टेप क्या बताया, पहले सिस्टम डिसाइड करो कि सिस्टम क्या होगा, डिसाइड द सिस्टम। दूसरा, ड्रॉ डायग्राम मेंशनिंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक पहले तो आप एक डायग्राम बनाइए जो कि आपके सिस्टम पर कि कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम उसे कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आपको पहले बनाना है कि जितने भी फोर्सेस आपके ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, आपके सिस्टम पर लग रहे हैं, वो आपको पहले शो करने हैं। तीसरा, अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट एक्सेस मानिए, चूज अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट एक्सेस। फोर्थ, break all the forces into components and then use second law in x, y और z डायरेक्शन। आपको पहले फोर्स को ब्रेक करना है, देन आपको कंपोनेंट्स में उसे ब्रेक करना है, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यस, ये आप लिख लेना, इतना बड़ा मैं नहीं बोलूँगी, लिखूँगी। फोर्थ लिख लेना, ब्रेक ऑल द फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स एंड देन यूज सेकेंड लॉ इन एक्स, वाई एंड जी डायरेक्शन। नाउ देखो नेक्स्ट है वेरियस फोर्सेस। वेरियस फोर्सेस, अब कितने टाइप के आपके फोर्सेस है, सबसे पहले ग्रेविटी, दूसरा टेंशन, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, चौथा फ्रिक्शन, पांचवा नॉर्मल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, अब लाइन से सबकी बात करते हैं। ग्रेविटेशनल तो सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी क्या है, mg। ठीक है, mg।
अब देखो, ये हमारे सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करती है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये मास है, मैंने यहाँ चारों तरफ मास रख दिए हैं अर्थ के। तो अब ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ एक्ट करती है, mg फोर्स यहाँ लग रहा है, इन सब का मास मैंने m मान लिया है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू एफ जी बाय एम। ये बेसिकली आप ग्रेविटेशन में अभी ये फॉर्मूला पढ़ेंगे जो मैं लिख रही हूँ, जी एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया ग्रेविटी के अंदर, आपको इतना ही पढ़ना है। दूसरा, क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, कि हाँ मतलब थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी आपने समझ ली, क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, देखो ये हमारे एम मास का टंगरा है, एंड ये आपका एम मास का है, एंड ये यहाँ पर कहीं आपका एम मास का है ऑब्जेक्ट। नीचे फोर्स लग रहा है mg, यहाँ फोर्स लग रहा है mg, ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ ही लगेगा। कभी आप सोचो कि यहाँ mg फोर्स लगेगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं लगेगा फोर्स mg। दूसरा, अब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, नॉर्मल की बात करते हैं। दूसरा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल आपका हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो दिस फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। ये तभी लगेगा जब आपके दो फोर्सेस इस कांटेक्ट में होगी, एंड ये परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, एंड ये हमेशा पुश करता है। क्या करता है, हमेशा पुश करता है, कभी पुल नहीं करेगा। एंड एटॉमिक लेवल पर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट टच नहीं करता है एक दूसरे को। मतलब एटॉमिक लेवल पर आप अपने हाथ जैसे नमस्ते करते हो ना, वैसे करके देखो, अभी आप सोचोगे कि मेरे तो हाथ जुड़ गए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटॉमिक लेवल पर आपके हाथ कभी टच ही नहीं करते हैं, ठीक है, एटॉमिक लेवल पर। बाहर जाकर ये बात मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो, जोक्स अपार्ट, एटॉमिक लेवल पर हम कभी भी टच नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आपके एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब वो डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, तो मतलब आप इनफाइनाइट फोर्स जनरेट कर दोगे। मतलब सोच रहे हो आप इनफाइनाइट फोर्स जनरेट कर दे, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। एक बार कुछ फिगर बना के मैं दिखा दूँ कि कैसे कैसे ये लग रहा होगा। कि मैंने कुछ फिगर्स बनाई है, इनमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ नॉर्मल फोर्स हमारा लग रहा हो। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ नॉर्मल लग रहा है। नाउ सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका सरफेस ये है। नाउ इमेजिन करो आपका ऐसे सरफेस है, एंड ऐसे ही तो परपेंडिकुलर जाएगा, है ना। देखो बन रहा है ना, अब दिख रहा है आपको ये बिल्कुल परपेंडिकुलर। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इस टाइप से, ऐसे ये वहाँ पर फिगर बनी हुई है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमारा नॉर्मल लगेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, ये नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल 1। यहाँ पर अब दो सरफेसेस है, देखो ये फोर्स लगा रहा है एंड ये नॉर्मल लगा रहा है, N2 एंड ये N2, यहाँ फोर्स लग रहा होगा। ये बेसिकली मैंने असली फिगर ना कुछ इस टाइप से थी, ऐसे, एक मिनट, इस टाइप से फिगर थी ये।
मैंने थोड़ा सा गैप करके आपको दिखाया है कि M1 के ऊपर इसका तो सरफेस बस ये है, यही सरफेस है, तो यहाँ पे N1 लग रहा है। एंड यहाँ ये ऐसे चिपका हुआ है यहाँ पे, तो एक तो इसका खुद का भी सरफेस है एंड इसके नीचे भी सरफेस है, तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे होंगे अपने सरफेस पर। नाउ यहाँ देखिए इस वाली फिगर में, तो यहाँ कैसे फोर्स लग रहा होगा, इस टाइप से परपेंडिकुलर, बिकॉज सरफेस क्या है, ये है सरफेस, एंड इसके परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक है, ये रहा हमारा N1। अब ये यहाँ पर ये सरफेस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ नॉर्मल, यहाँ थोड़ा सा बच्चों को सही ना लगे, मतलब मैं ऐसे दिखा दूँ, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, आप एरो को शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बट इसे रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे फोर्स नॉर्मल हमारा लग रहा होगा। समझ आ गया? यस। नाउ देखो वही चीज़ है, मैंने क्या बताया था, अब आपका जो सरफेस है वो इस टाइप से है ना, ऐसे सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के, मतलब यहाँ ये रहा N1, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस अब कुछ इस टाइप से है यहाँ पर, तो यहाँ यहाँ लगेगा नॉर्मल। ठीक है, आई होप अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये बहुत छोटा सा है, बट इसे भी कम ना समझे, इस टाइप से ही लगेगा। यहाँ आपके वो है, ऐसे लग रहा है ना, देखो परपेंडिकुलरली बिल्कुल, तो नॉर्मल यहाँ लगेगा, सिंपल सा है, आपके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, सो नॉर्मल में आई होप कोई भी डाउट ना हो अब आप लोगों को। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से नहीं किया। क्वेश्चन ये रहा, ये है मास M1 M2 एंड M3, इसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये A1 एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट कर रहा है, ये A2 से एंड ये A3 से। आपको सारे जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब की एक्सिलरेशन निकालनी है। दूसरा, M1 एंड M2 पर क्या फोर्स, M1 ने M2 पर कितनी फोर्स एक्सर्ट की होगी, फाइंड एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2। ठीक है, यस। सो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 एंड M3, M1 M2 एंड M3 की तीनों की एक्सेलरेशन सेम ही है, तीनों की एक्सेलरेशन सेम है, A1 इज इक्वल टू A2 एंड तीनों की सेम है, मैंने इसे A नाम दे दिया। दूसरा, M1 ने कितना फोर्स एक्सर्ट करा, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2। तो पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ लगाना है, तो वो लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। क्या चाहिए मुझे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है।
ठीक है, तो ये बन गई हमारी फिगर। ये रहा आपका मास m1 m2 एंड अबे हमें अलग अलग बनाना है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम नाउ। यस, तो यहाँ पर फोर्स कुछ इस टाइप से लगेगा। नॉर्मल कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना? यस, परपेंडिकुलर लगेगा। नॉर्मल ये रहा, इसका नॉर्मल ये रहा एंड इसका नॉर्मल ये रहा। नीचे क्या लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा। अब हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ। ठीक है, हम अलग अलग डायरेक्शन में हमें उसके कंपोनेंट्स लेने हैं। अब हमने ये चीज़ तो निकाल ली। अब ये दो सरफेसेस भी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सरफेसेस ये भी तो नॉर्मल लगा रहे होगे, है ना? तो वो निकालते हैं। ये नॉर्मल लगा रहा है, ये नॉर्मल लगा रहा है। सरफेस इस टाइप से, ये n3 नॉर्मल लगा रहे हैं। ये 1 मिनट, सॉरी, ये नॉर्मल को मैंने n4 नाम दे दिया, इसे n5 नाम दे दिया, बिकॉज ऑलरेडी हमने n3 माना हुआ था। ये n4 नॉर्मल लगा रहा है, ये n5 नॉर्मल लगा रहा है। ओके, सो अब हम x डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल निकाल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? x डायरेक्शन की। सो x डायरेक्शन में f माइनस n4 थोड़ा सा इसे ऐसे दिखा दूँ, ऑल्दो कुछ नहीं है, सेम ही बात लिखी हुई है, बस थोड़ा सा समझ आ जाए आप लोगों को। f माइनस n4, f माइनस n4 इज इक्वल टू m1 a, क्योंकि इसके पूरे के पास कितनी एक्सेलरेशन है? सेम a एक्सेलरेशन। नाउ यहाँ पर n4 माइनस n5 इज इक्वल टू m2a। m2a के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? ये लग रही है एंड ये n5 माइनस और आगे तो नहीं लग रही है। ठीक है, तो छोड़ो अब इसे। सो इन दो इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। f माइनस n5 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू a। ये आ गया। यस, एंड n5 इज इक्वल टू, ये जो n5 है इसकी भी तो हम इक्वेशन लिखेंगे। n5 इज इक्वल टू m3g। अबे नहीं, रुको n3 माइनस m3g, ये तो y डायरेक्शन हो जाएगी, हमें x डायरेक्शन में निकालना है ना। पहले तो देखते हैं हमने किस किस की निकाल ली। इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई इक्वेशन, इसकी भी इक्वेशन हो गई, इन दोनों की इक्वेशन हो गई। नाउ हम n5 वाली की बात कर रहे हैं। n5 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन एक क्या बन गई? n5 इज इक्वल टू n4a। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोर्स निकालूँ, सो फोर्स इज इक्वल टू
देखो इन पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m। एक्सेलरेशन कितना आ गया f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ y डायरेक्शन में देखूं, सो y डायरेक्शन में क्या है n1 माइनस m1g, m1 इज इक्वल टू m1g हो गया, n2 माइनस m2g इज इक्वल टू 0, इट मीन्स n2 इज इक्वल टू m2g, n3 इज इक्वल टू m3g। ये तो आपकी एक अप्रोच थी, बट सेकंड अप्रोच भी मैं बता दूं। तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लो, तीनों ब्लॉक्स बिकॉज सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लो। सो ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स F लग रहा है, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये आ गया ना डायरेक्ट, है ना। यस, सो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे की। We can include only those bodies in the system whose acceleration are same. It is not necessary that those bodies should be in contact. Okay. अब हम तीसरे फोर्स की बात करते हैं, टेंशन। टेंशन क्या है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। सो एक आइडियल स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होती है एंड इनएक्सटेंसिबल है। नाउ इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ मासलेस नहीं है, तभी तो उसे आइडियल स्ट्रिंग कह रहे हैं। आइडियल स्ट्रिंग मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो खिंचती नहीं है एंड वो मासलेस है। टेंशन जो है वो हमेशा पुल करती है एंड नॉर्मल हमेशा पुश करता है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स बट ऑफ इट्स एंड्स, हमेशा उसके एंड पर। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग ही होता है। एक स्ट्रिंग का मतलब एक ही टेंशन होगा, ठीक है। यस, इक्विलिब्रियम। अब इसमें इक्विलिब्रियम क्या है वो देख लो। इक्विलिब्रियम ये रही हमारी फिगर। m1 m2 m3 एक स्ट्रिंग है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसमें क्या टेंशन होगा, T1 T1 T2 T2 T3 T3, ठीक है। नाउ देखो ये हो गया। अब अगर मैं इसकी इक्वेशंस लिखूं तो नीचे तो देखो mg लग रहा होगा, ये होगा m3g, सॉरी एरो गलत बन गया। ये भी नीचे m2g लगा रहा होगा, ये नीचे m1g लगा रहा होगा। इक्वेशन इसकी लिखूं, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू, T1 नहीं नीचे से लिखो ना, T3 माइनस m3g इज इक्वल टू m3 एक्सेलरेशन नहीं है 0, सो T3 किसके इक्वल आ गया है m3g के। नाउ T2 माइनस T3 माइनस m2g, T2 माइनस T3, ये वाला T2 कंसिडर कर रहा है, T2 माइनस T3 एंड माइनस mg इज इक्वल टू 0। सो T2 कितना हो गया, T3 प्लस m2g, T3 कितना था m3 प्लस m2 2g, T1 कितना होगा
T1 minus T2 T1 minus T2 minus M1G is equal to M1 into 0. T1 is equal to T2 plus M1G. So M1 plus M2 plus M3 into G is equal to T1. Okay, so let's do a question. आई थिंक हमें 2-3 लेक्चर्स में से कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ सच अ वास्ट चैप्टर. यस, कोई नहीं, होमवर्क क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम रोप वाला स्प्रिंग फोर्स स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. यस, सो अभी 2 क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट है मास है इसका m. तो अब आपको T1, T2 एंड T3 बताना है इन द टर्म्स ऑफ mg. सो सॉल्व करते हैं. यहाँ पर T1 फोर्स लग रही है, ये T1, T2, T2, T3, T3. ठीक है. एंड आपको एक और चीज़ गिवन है. ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन. ये है 53 डिग्री. कितना है? 53 डिग्री. तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सीरियस होके क्वेश्चन कर रहे हैं. इसका कंपोनेंट निकालो T3 का. यहाँ पर ये कितना होगा? T3 साइन 53 हो जाएगा. साइन 53 इज बेसिकली 4/5. सो T2 इज इक्वल टू, अगर रस्सी हमारी टूटनी नहीं है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने ही पड़ेंगे. अगर फोर्स ऊपर नीचे हो गया तो हमारी रस्सी टूट जाएगी एंड वो हम नहीं चाहते हैं. T1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए. सो ये T3 cos 53 के इक्वल होना चाहिए. मीन्स T3 3/5. ठीक है. नाउ अब T1 निकल गया. T2 T3 की इक्वेशन अब हमें चाहिए. सो T1 और किसके इक्वल है? T1 इज इक्वल टू mg. T1 इज इक्वल टू mg. T1 इज इक्वल टू mg. सो T1 मैं इस इक्वेशन में रखूँ. हमारा T3 कितना आ गया? 5 mg/3. T2 कितना आ गया? mg 5/3 रखा एंड 4/5. कितना आ गया? T2 इज इक्वल टू 4 mg/3. ठीक है. आंसर क्या क्या आ रहा है? T3 की वैल्यू ये रही, T2 की वैल्यू ये रही एंड T2 T3 आ गए. T1 की हमें mg की टर्म्स में बतानी है ना, तो T1 की वैल्यू ये आ गई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है.
ये एक मासलेस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये है 10 kg का, 20 kg, 20 kg। A1 एक्सेलरेशन, A2 एंड A3। एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है 50 न्यूटन। तो T1 एंड T2 आपको निकालने हैं। सो यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा T1, यहाँ पर T2 एंड यहाँ तो नहीं लग रहा है, ठीक है। नीचे फोर्स लग रहा है mg एंड mg। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1A M2A2, है ना। सो T1 माइनस T2, M2 कितना है 28 अब इसमें कुछ इक्वेशन बने। अभी तो मैंने इनमें ही इक्वेशन बनाई है, ये बन रही है। अब इसमें इक्वेशन बनाकर देखें, उनके नीचे लिख देते हैं ना कि किसकी क्या इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन लिखे, T1 इज इक्वल टू M1A होगा, मतलब T10A1। ये T2 इज इक्वल टू, नहीं, ये 50 न्यूटन भी तो लग रहा है ना। 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 20A3, ठीक है। तो अब हमें T1 एंड T2 निकालना है। तो पहले तो अब यहाँ पर हमारे ना ये वेरिएबल आ रहा है एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। नाउ स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। इट मीन्स हम उसे एक पूरा सिस्टम मान सकते हैं। इट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है वो A1, A2 एंड A3 इक्वल टू A हम रख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ये 50 टोटल तो इतना ही आ रहा है। सो 10A1 प्लस 20A2 प्लस 20A3, 50A इज इक्वल टू 50। ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे या तो आप ऐसे सोच सकते हैं, या फिर आप सोच सकते थे ए नेट किसके इक्वल है, एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन नेट मास के। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 50, नेट मास कितना है 50। तो यहाँ से भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। सो जस्ट अब इक्वेशन में रख दो, T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड T2 किसके इक्वल आ गया, T2 किसके इक्वल आ गया 50 माइनस 20 इज इक्वल टू T2 30 न्यूटन के आ गया। सो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा पार्ट है वो देख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स कर लेंगे। सो अभी है हमारा मैसिव रोप। ये क्या है, ये भी हमारे इनएक्सटेंसिबल है। ये आपकी रोप है, ठीक है। नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। नॉर्मल ये रहा, यहाँ फोर्स लग रहा है। टोटल लेंथ है इसकी L, ठीक है। मैंने बीच में एक पॉइंट मान लिया P, ठीक है। एक्सेलरेशन है इसके पास A एंड इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो गया L माइनस एक्स। तो टेंशन हर पॉइंट पर अलग अलग है। टेंशन नहीं होती तो रस्सी टूट जाती है ना। सो N माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स N यहाँ पर एम जी के ही इक्वल है एंड जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मैं इसे बीच में से नहीं तोड़ रही हूँ, मतलब मैंने तो ये डिस्टेंस ले लिया है, आप इसे बीच में ना माने।
बीच में मानते तब भी सेम ही आंसर आना है, कोई बात नहीं है फिर। तो ये आ गया, ये मैंने इसे बीच में से अलग अलग करके लिख दिया है। ये कितना था, l-x लेंथ थी ये, एंड ये x लेंथ थी, ठीक है। यहाँ टेंशन लग रहा होगा एंड यहाँ टेंशन लग रहा होगा, ये x था एंड ये l-x, यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो l है मास m के लिए तो 1 के लिए m/l होगा, x के लिए कितना होगा, m/lx होगा, एंड l-x के लिए कितना होगा, m/l-x होगा, ठीक है। तो ये कितना है, m/l-x, ये m/lx। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखूँ f-t इज इक्वल टू m/lx। ये कितना है, ये क्या है, इसका मास है, इसके लिए लिख रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, f/m के। तो ये किसके इक्वल आ गया, f-m/lx, f/m is equal to t, so t is equal to mfl minus mxf and ml। ये बेसिकली हम कट कर सकते हैं ना, fl माइनस xf अपॉन l। तो यहाँ से हम f कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये कितना आ रहा है, f माइनस एफ एक्स बाई एल है, f निकाल लिया 1 माइनस एक्स बाई एल। तो टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन एट पॉइंट P, टेंशन एट पॉइंट P कितना है, f इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल। अब मैं सोच रही हूँ कि स्प्रिंग अभी करवा दिया जाए कि बाद में। वैसे आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है एंड समझ भी आई होप आया ही होगा। इफ़ यू हैव कंटिन्यूड दिस मच इट मीन्स आपको समझ आया है, अदरवाइज आप दूसरी वीडियो पर भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारा स्प्रिंग फोर्स। एंड ये जो चैप्टर है, ये क्या क्या टॉपिक बच रहे हैं इसमें, स्प्रिंग फोर्स है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट है, वेज कांस्टेंट है, एंड फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, स्यूडो फोर्स, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आएगा देन हमारा, कॉनिकल पेंडुलम के क्वेश्चंस हो गए, बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स होगा। तो हाँ सही है, अगले लेक्चर में 1 घंटा और लगेगा, देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस नाउ देन उसके बाद हम सोच रहे हैं, देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। मतलब बेसिकली आप ये मान लो 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के होंगे। फर्स्ट लेक्चर ये है, सेकेंड लेक्चर में हम थ्योरी पूरी कवर करेंगे, एंड इन द थर्ड लेक्चर वी विल बी डूइंग जेई मेंस क्वेश्चंस। जेई मेंस के 100 क्वेश्चंस का रखेंगे उतना, एंड देन लेक्चर 4 के अंदर हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड NLM ख़त्म करने के बाद हम वर्क एनर्जी एंड पावर करेंगे, एंड वर्क एनर्जी पावर भी अच्छा चैप्टर है, एंड वर्क एनर्जी पावर तो मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म करवा दूँगी, क्योंकि थ्योरी इसमें कम है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम डेफिनेटली करेंगे। तो वर्क एंड पावर में तो एक ही लेक्चर लगेगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसके अंदर इसमें तो लगेगी 4-5 लेक्चर तो लगेंगे।
देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग है, एंड अलग अलग हम लेक्चर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के इसलिए डालेंगे, जेई मेंस के अलग डालेंगे एंड जेई एडवांस के अलग से डालेंगे, ठीक है। एंड मैंने ये सोच रही हूँ जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन होगा उसके टॉपिक वाइज अलग अलग डालूँ, एक ही उसमें हम भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, जो कि बिकॉज ये एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, तो फिर इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट्स, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग आपके हो जाए, टॉपिक्स आपके अलग अलग हो जाए, सो डैट जिसमें भी आपको डाउट है आप उसी वीडियो पे क्लिक करके डायरेक्टली देख लें। तो उसका अलग ही बनाएंगे, अलग अलग करके टॉपिक वाइज वीडियोज उसकी आएगी। देन इसके बाद इसके भी सारे चैप्टर्स के हमें जेई मेंस एंड जेई एडवांस के क्वेश्चंस साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ प्रिटी स्मॉल चैप्टर, आसान है ग्रेविटेशनल, जस्ट इसके अंदर अगर आपने फॉर्मूले रट लिए तो क्वेश्चन कहीं भागेगा नहीं। 2 लेक्चर इसके मान लो थ्योरी के, फ्लूइड स्टैटिक्स, नाइस 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 नाइस, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है ये तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।